हम लोग केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान के तीसरे नंबर चैप्टर को पढ़ रहे थे, जिसका नाम है धातु एवं अधातु, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण चैप्टर है। और इस चैप्टर से संबंधित पिछले 2 वीडियो में हम आपको बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर बता चुके हैं। तो सबसे पहले, यदि आप लोग पिछला दोनों क्लास नहीं देखे हैं, पिछला दोनों वीडियो नहीं देखे हैं, तो प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगा, आप लोग जरूर देख लीजिएगा। और आज का जो यह वाला क्लास है, इस चैप्टर का यह तीसरा क्लास है, यानी कि तीसरा पार्ट वीडियो है। और आज के इस वीडियो में हम आपको बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न बताने वाले हैं, जो आपके परीक्षा में हर हाल में पूछे जाएंगे। यानी कि आज के इस वीडियो में सबसे पहले हम आपको बताएंगे अधातुओं के रासायनिक गुणधर्म, और उसके बाद हम आपको धातु और अधातु में अंतर बताएंगे। अंतर में भी 2 प्रकार के अंतर बताएंगे, एक भौतिक गुण के आधार पर और दूसरा रासायनिक गुण के आधार पर, जो कि आपके परीक्षा में हर हाल में पूछे ही जाएंगे। तो बस आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा और पूरे ध्यान से देखिएगा, कंसंट्रेट होकर के देखिएगा, ताकि एक एक चीज आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। और हम भी कोशिश करेंगे कि एकदम बारीकी से आपको समझा करके बताएं, ताकि एक भी डाउट न रहे। तो चलिए बिना समय गवाए हम लोग शुरू करते हैं। लेकिन इसके पहले, यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे के भी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए, आज हम लोग सबसे पहला नंबर प्रश्न देखने वाले हैं, अधातुओं के रासायनिक गुणधर्म। इसके पहले के जो प्रश्न है, जिसका नाम है एक्वा रेजिया, इसके बारे में हम आपको पिछले क्लास में ही सबसे अंतिम में बताए थे कि एक्वा रेजिया क्या होता है। यदि आप लोग पिछला क्लास देखे होंगे तो यह वाला क्वेश्चन का आंसर जरूर जान गए होंगे। तो आज इसके बाद से हम लोग देखेंगे, यानी कि यहां से अधातुओं के रासायनिक गुणधर्म। अधातुओं के बारे में हम आपको बताए थे कि बहुत सारे अधातु होते हैं, अधातु किसे कहते हैं, यह सब बात तो हम आपको पिछले 2 क्लास में बता चुके हैं। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं कि अधातुओं के कौन कौन से रासायनिक गुण होते हैं। तो चलिए बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। तो सबसे पहला गुण है कि अधातुओं के बाह्यतम कक्षा में 4, 5, 6, 7 एवं 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन हाइड्रोजन और हीलियम को छोड़ करके, क्योंकि हाइड्रोजन और हीलियम अपवाद में आते हैं। क्योंकि आप लोग हाइड्रोजन के बारे में जानते हैं कि हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 होता है और हीलियम का परमाणु संख्या 2 होता है। इसलिए हाइड्रोजन और हीलियम को छोड़ करके बाकी जितने सारे भी अधातु हैं, उनके बाह्यतम कक्षा में 4, 5, 6, 7 एवं 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, नियॉन, क्लोरीन, इस प्रकार के बहुत सारे अधातु हैं। अब चलिए एक उदाहरण के माध्यम से हम आपको समझाते हैं कि कैसे अधातु के बाह्यतम कक्षा में 4, 5, 6 या 7 या 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आप लोग ध्यान से समझिएगा। जैसे हम यहां पर कार्बन का एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो कार्बन का संकेत क्या होता है? C होता है, और कार्बन का परमाणु संख्या 6 होता है। आप लोग ध्यान रखिएगा। तो यदि कार्बन का परमाणु संख्या 6 है, तो आप लोग जानते हैं कि पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, तो पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हम लोग ले लिए। लेकिन अब दूसरा कक्षा लाएंगे और दूसरे कक्षा में आप लोग जानते हैं कि 8 इलेक्ट्रॉन होता है, तभी अष्टक पूरा होता है। लेकिन कार्बन का परमाणु संख्या तो 6 होता है, इसलिए दूसरे कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा? 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो 4 और 2 6 हो गया, यानी कि बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन हो गया? 4 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो इसलिए बोला जाता है कि अधातुओं के बाह्यतम कक्षा में 4, 5, 6, 7 या फिर 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। चलिए एक दूसरा उदाहरण हम लोग लेते हैं ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन के बारे में आप लोग जानते हैं कि ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना होता है? तो ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 होता है। लेकिन पहले कक्षा में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते हैं। दूसरे कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा? 8 इलेक्ट्रॉन रहेगा। लेकिन ऑक्सीजन का परमाणु संख्या तो 8 होता है, इसलिए पहला में 2 हो गया तो दूसरा में कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। इसलिए ऑक्सीजन के बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन हो गया? 6 इलेक्ट्रॉन हो गया। इस प्रकार से आप लोग ध्यान रखिएगा। यदि हम लोग नियॉन का उदाहरण लेते हैं, तो नियॉन के बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि नियॉन का परमाणु संख्या कितना होता है? 10 होता है। और यदि 10 होता है तो पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा और दूसरे कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो इस प्रकार से बाह्यतम कक्षा निकाला जाता है। हम आपको पिछले वाले क्लास में भी बताए थे। तो उम्मीद करते हैं कि सबसे पहला रासायनिक गुणधर्म आप लोग समझ गए होंगे कि अधातुओं के बाह्यतम कक्षा में H और He को छोड़ करके, ध्यान रखिएगा, हाइड्रोजन और हीलियम को छोड़ करके, क्योंकि
हाइड्रोजन और हीलियम का परमाणु संख्या 1 और 2 होता है। इसको छोड़ करके जितने सारे भी अधातु हैं उनके बाह्यतम कक्षा में 4, 5, 6, 7 एवं 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एग्जाम्पल भी हम आपको बता दिए, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियॉन इत्यादि आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए, तो पहला गुण आप लोग समझ गए। दूसरा गुण कह रहा है कि अधातु के ऑक्साइड प्रायः अम्लीय होते हैं, यानी कि जितने सारे भी अधातु के ऑक्साइड होते हैं प्रायः कैसे होते हैं, तो अम्लीय होते हैं। इसके बारे में आप लोग ध्यान रखिएगा। और कह रहा है कि कुछ अधातु के ऑक्साइड उदासीन होते हैं, यानी कि अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, लेकिन कुछ अधातु ऐसे भी हैं जिनके ऑक्साइड उदासीन होते हैं, जैसे H2O हो गया, N2O हो गया, NO हो गया, CO हो गया। यानी कि इस प्रकार से जितने सारे भी अधातु हैं इनके जो ऑक्साइड होते हैं यह उदासीन होते हैं। H2O कहने का मतलब क्या होता है, जल होता है। उसके बाद N2O कहने का मतलब क्या होता है, नाइट्रस ऑक्साइड होता है, तो यह भी उदासीन होता है। NO कहने का मतलब क्या होता है, नाइट्रिक ऑक्साइड होता है, तो यह भी उदासीन होता है। CO कहने का मतलब क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, तो यह भी उदासीन होता है। यानी कि यह जो 4 अधातु हैं इसके ऑक्साइड जो है वह उदासीन होते हैं, लेकिन यह चारों के अलावा जितने सारे भी अधातु होते हैं उसके ऑक्साइड प्रायः अम्लीय होते हैं। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो 2 गुण आप लोग समझ गए। अब उसके बाद अगला गुण है कि अधातु प्रायः जल से अभिक्रिया नहीं करते हैं। धातु के बारे में हम आपको पिछले क्लास में बताए थे कि धातु जल के साथ अभिक्रिया करता है, लेकिन अधातु जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, और यह तीसरा रासायनिक गुण है। उसके बाद चौथा है कि अधातु अम्ल से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं करता है। धातु में सीधे हम इसका उल्टा बताए थे कि धातु अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन को विस्थापित कर देता है, लेकिन अधातु अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं करता है, क्योंकि अधातु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं न कि त्याग करते हैं। ध्यान रखिएगा, जो अधातु होता है यह इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, यानी कि अपने आप लेता है, न कि दूसरों को देता है, इसलिए यह हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाता है। तो उम्मीद करते हैं कि चौथा गुण भी आप लोग समझ गए होंगे। अब चौथा गुण समझ गए हैं तो चलिए इस पर एक एग्जाम्पल भी हम लोग देख लेते हैं। क्या कह रहा है कि अधातु अम्ल से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं करता है। तो चलिए एक अधातु को अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं। जैसे कार्बन का अभिक्रिया हम लोग सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराए, यानी कि C+H2SO4, तो क्या बन गया, CO2 बन गया, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन गया। उसके बाद सल्फर डाइऑक्साइड बन गया SO2, और उसके बाद इधर हाइड्रोजन गैस विस्थापित नहीं हुआ तो क्या हो गया, जल बन गया। तो इस प्रकार से आप लोग ध्यान रखिएगा। अब चलिए उसी प्रकार से एक दूसरा एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं जिसमें S+H2SO4 यानी कि सल्फर के साथ अम्ल की अभिक्रिया कराते हैं, सल्फर जोड़ H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल, तो क्या बन जाएगा, SO2 बन जाएगा, यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड बन जाएगा और जल बन जाएगा। यानी कि यहां से हाइड्रोजन को यह विस्थापित नहीं करता है। तो जो अधातु का चौथा गुण होता है, चौथा रासायनिक गुण होता है, यही कहता है कि अधातु अम्ल से अभिक्रिया करने के बाद हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं करता है। क्यों नहीं करता है, तो क्योंकि अधातु इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करते हैं न कि दूसरे को देते हैं, यानी कि न कि त्याग करते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि यह वाला चीज आप लोग भली भांति समझ गए होंगे। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि अधातुओं के रासायनिक गुण धर्म को लिखें, इसे आप लोग जरूर याद रखिएगा। तो इसका गुण में हम आपको सबसे पहला गुण क्या बताए कि अधातुओं के बाह्यतम कक्षा में 4, 5, 6, 7 एवं 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन हाइड्रोजन और हीलियम को छोड़ करके। उसके बाद दूसरा बताया कि अधातु के ऑक्साइड प्रायः अम्लीय होते हैं, लेकिन इसमें भी अपवाद है कि कुछ अधातु के ऑक्साइड अम्लीय नहीं होते हैं बल्कि उदासीन होते हैं, जैसे H2O, N2O, NO और CO। उसके बाद अगला गुण हम आपको बताए कि अधातु प्रायः जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। उसके बाद अगला बताए कि अधातु अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं करता है, क्योंकि अधातु इलेक्ट्रॉन लेते हैं, इलेक्ट्रॉन देते नहीं हैं। तो उम्मीद करते हैं कि अब आपके परीक्षा में यदि पूछा जाएगा कि अधातु के रासायनिक गुण धर्म को लिखें, तो इसका सही जवाब आप लोग लिख सकते हैं। चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि यह वाला प्रश्न आप लोग समझ गए होंगे। अब चलिए हम लोग धातु और अधातु में अंतर देखेंगे, लेकिन इसके पहले यहां पर एक छोटा सा प्रश्न है जो कि कभी कभी आपके परीक्षा में पूछ देता है। तो क्यों ना पहले हम लोग इस प्रश्न को देख लेंगे, इसके बाद हम लोग धातु और अधातु में अंतर देखेंगे। तो प्रश्न कह रहा है कि जब धातुओं को लंबे समय तक
खुली वायु में छोड़ दिया जाता है तो इसके ऊपर एक धुंधला सा पतला सा आवरण बन जाता है। ऐसा क्यों होता है? धुंधला सा आवरण, जिसको कि आप लोग बोलचाल की भाषा में बोलते हैं कि जंग लग गया, तो ऐसा क्यों होता है? तो इसका जवाब होगा कि धातु वायु से अभिक्रिया करके, ध्यान रखिएगा, चाहे कोई भी धातु रहे वह वायु से अभिक्रिया करके अपने ऊपर ऑक्साइड, कार्बोनेट एवं सल्फाइड का एक पतला आवरण बना लेता है। अपने ऊपर ऑक्साइड, कार्बोनेट एवं सल्फाइड का एक पतला आवरण बना लेता है, जिसके कारण उसका ऊपरी परत धुंधला दिखाई पड़ने लगता है। तो बहुत ही ज्यादा आसान है, एक बार में ही आप लोग इसे याद कर लीजिएगा कि धातु वायु से अभिक्रिया करके अपने ऊपर ऑक्साइड, कार्बोनेट एवं सल्फाइड का एक पतला आवरण बना लेता है, जिसके कारण उसका ऊपरी परत धुंधला दिखाई पड़ने लगता है। तो बहुत ही ज्यादा आसान है, इसको आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। अब चलिए हम लोग बढ़ते हैं धातु और अधातु में अंतर की ओर। तो यहां पर प्रश्न कह रहा है कि धातुओं तथा अधातुओं में अंतर लिखें। भौतिक गुण के आधार पर अंतर पहले हम आपको बताएंगे, इसके बाद हम आपको रासायनिक गुण के आधार पर भी बताएंगे। और ध्यान रखिएगा कि यह वाला प्रश्न आपके परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और जब भी पूछेगा तो दीर्घ उत्तरीय में पूछेगा, यानी कि 5 नंबर का पूछेगा। तो यदि भली भांति आप लोग इस क्वेश्चन को समझ जाते हैं तो 5 नंबर आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए पहले हम लोग भौतिक गुण के आधार पर धातु और अधातु में अंतर देखते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग एक तरफ धातु लिख दिए और दूसरी तरफ अधातु लिख देते हैं। अंतर यदि लिखने के लिए आए तो आपको इसी प्रकार से लिखना है। और सबसे पहला अंतर होगा भौतिक गुण के आधार पर कि धातुएं चमकदार होती है। जब हम आपको धातु का भौतिक गुण बता रहे थे तो वहां पर वाला सारा बात आपको याद होगा। क्या बताए थे? सबसे पहले हम आपको यही बताए थे कि धातुएं चमकदार होती है। तो पहला अंतर यही हो जाएगा कि धातुएं चमकदार होती है, लेकिन अधातु की तरफ लिखेंगे कि अधातुएं चमकदार नहीं होती है, लेकिन अपवाद में आयोडीन को छोड़ करके। ध्यान रखिएगा, क्योंकि आयोडीन अपवाद होते हुए भी, यानी कि आयोडीन अधातु होते हुए भी चमकदार होती है। तो अपवाद तो होता है और साथ में अपवाद भी आपको लिखना पड़ेगा। यदि अपवाद नहीं लिखेंगे तो आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो धातुएं चमकदार होती है लेकिन अधातु चमकदार नहीं होते हैं। अब दूसरा अंतर होगा कि धातुएं आघातवर्ध होती है, इसमें तन्यता का गुण पाया जाता है। यानी कि धातुएं आघातवर्ध भी होती है और तन्य भी होती है, लेकिन अधातु भंगुर होती है। यानी कि यह आघातवर्ध और तन्य नहीं होती है बल्कि भंगुर होती है। और भंगुर कहने का मतलब हम आपको बताए थे कि जिस पर चोट मारने से वह टूट जाए, इसे ही हम लोग भंगुर बोलते हैं। तो धातु और अधातु में 2 अंतर आप लोग जान गए। अब इसके बाद अगला अंतर लिखेंगे कि धातुएं विद्युत और उष्मा के चालक होते हैं, लेकिन सीसा को छोड़ करके, क्योंकि सीसा धातु होते हुए भी विद्युत और उष्मा का चालक नहीं होता है। तो यहां पर लिखेंगे तीसरा अंतर कि धातुएं विद्युत और उष्मा के चालक होते हैं, लेकिन अधातु विद्युत और उष्मा के कुचालक होते हैं, यानी कि चालक नहीं होते हैं। लेकिन इधर भी एक अपवाद है, ग्रेफाइट को छोड़ करके। जो पेंसिल वाला नोक होता है ग्रेफाइट, उसी को छोड़ करके, क्योंकि वह विद्युत का चालक होता है। तो तीसरा अंतर भी आप लोग जान गए कि धातुएं विद्युत और उष्मा के चालक होते हैं, लेकिन अधातु विद्युत और उष्मा के चालक नहीं होते हैं। अब उसके बाद चौथा अंतर है कि धातुएं प्रायः ठोस होती है, लेकिन अपवाद में पारा को छोड़ करके, क्योंकि पारा धातु होते हुए भी द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो साथ ही साथ आपको अपवाद जरूर लिखना है, ध्यान रखिएगा। चलिए, तो चौथा अंतर हम लोग क्या देखें कि धातुएं प्रायः ठोस होती है, लेकिन अधातुएं प्रायः ठोस एवं गैस दोनों होती है, अपवाद में ब्रोमीन को छोड़ करके। ठीक है, अब उसके बाद 5वां अंतर लिखेंगे कि धातुओं का गलनांक एवं क्वथनांक उच्च होता है, लेकिन अधातुओं का गलनांक एवं क्वथनांक निम्न होता है। तो 5 अंतर हम आपको बताए, पांचों अंतर आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। सबसे पहला बताए कि धातुएं चमकदार होती है लेकिन अधातुएं चमकदार नहीं होती है। दूसरा बताए कि धातुएं आघातवर्ध एवं तन्य होती है, लेकिन अधातु भंगुर होती है। उसके बाद अगला बताए कि धातुएं विद्युत और उष्मा के चालक होते हैं, लेकिन अधातु विद्युत और उष्मा के कुचालक होते हैं। उसके बाद चौथा बताए कि धातुएं प्रायः ठोस अवस्था में पाया जाता है, लेकिन अधातु प्रायः ठोस एवं गैस दोनों अवस्था में पाया जाता है। उसके बाद 5वां अंतर बताए कि धातुओं का गलनांक एवं क्वथनांक उच्च होता है, लेकिन अधातुओं का गलनांक एवं क्वथनांक निम्न होता है। तो भौतिक गुण के आधार पर अंतर तो आप लोग समझ गए।
अब चलिए हम आपको धातु और अधातु में अंतर बताते हैं रासायनिक गुण के आधार पर, क्योंकि दोनों में से कोई भी पूछा जा सकता है, चाहे तो भौतिक गुण के आधार पर पूछ देगा या फिर रासायनिक गुण के आधार पर पूछ देगा, तो दोनों आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए, तो कह रहा है कि धातु और अधातु में अंतर रासायनिक गुण के आधार पर, तो उसी प्रकार से एक तरफ धातु और दूसरी तरफ अधातु लिख देना है। पहला अंतर लिखेंगे कि यह विद्युत धनात्मक होते हैं, जैसे Na पर 1 इलेक्ट्रॉन प्लस में हो जाएगा, Mg पर 2 इलेक्ट्रॉन प्लस में हो जाएगा, एल्युमिनियम पर 3 इलेक्ट्रॉन प्लस में हो जाएगा, इस प्रकार से। लेकिन जो अधातु होते हैं यह विद्युत ऋणात्मक होते हैं। हम आपको बताए थे कि जो अधातु होते हैं वह इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं, न कि इलेक्ट्रॉन दूसरे को देते हैं। लेकिन जो धातु होते हैं यह इलेक्ट्रॉन को ग्रहण नहीं करते बल्कि दूसरे को देते हैं, और जब दूसरे को देते हैं इसलिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन प्लस में रहता है, और यह दूसरे को नहीं देते हैं इसलिए यहां पर इलेक्ट्रॉन माइनस में रहता है। आप लोग ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहला अंतर यही हो जाएगा कि यह विद्युत धनात्मक होते हैं लेकिन अधातु विद्युत ऋणात्मक होते हैं। अब दूसरा अंतर लिखेंगे कि धातु के ऑक्साइड प्रायः क्षारीय होते हैं। धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं? प्रायः क्षारीय होते हैं, यानी कि धातु जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्षार बनाएगा। जैसे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन Mg प्लस O2 MgO बनाएगा। यहाँ पर देख लीजिए, तो MgO क्या है? एक प्रकार का क्षार है, तो यहाँ पर आप लोग ध्यान रखिएगा। उसी प्रकार से अधातु के तरफ हम लोग लिखेंगे कि अधातु के ऑक्साइड प्रायः अम्लीय होते हैं, यानी कि जब अधातु ऑक्सीजन के साथ मिलेगा तो अम्ल बनाएगा। जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन C प्लस O2 तो क्या हो गया? CO2 हो गया, जो कि एक अम्लीय गुण वाला चीज है। तो इसके बारे में आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। तो दो अंतर हम आपको बता दिए। पहला बताए कि यह विद्युत धनात्मक होता है, और अधातु के तरफ बताए कि यह विद्युत ऋणात्मक होता है। दूसरा अंतर बताए कि धातु के ऑक्साइड प्रायः क्षारीय होते हैं लेकिन अधातु के ऑक्साइड प्रायः अम्लीय होते हैं। अब चलिए तीसरा अंतर आप लोग ध्यान रखिएगा। तीसरा अंतर कह रहा है कि धातु के ऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके क्षार बनाते हैं। जो धातु के ऑक्साइड होते हैं यह जब जल से अभिक्रिया करता है तो क्षार बनाता है। जैसे यहाँ पर एक उदाहरण समझिए, Na2O, ठीक है। Na2O को यदि हम लोग जल से अभिक्रिया कराएंगे, Na2O कहने का मतलब क्या होता है? सोडियम ऑक्साइड। ध्यान रखिएगा। तो सोडियम ऑक्साइड को यदि हम लोग जल से अभिक्रिया कराएंगे तो सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड बनाएगा, यानी कि NaOH बनाएगा। यहाँ पर देख लीजिए, हम रिएक्शन भी लिख दिए हैं लेकिन छोटा है, शायद आपको दिखाई न पड़े इसलिए यहां पर हम बड़ा लिख दिए हैं। Na2O प्लस H2O से बन गया NaOH, यानी कि धातु के ऑक्साइड, यानी कि धातु के ऑक्साइड जब जल के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा? क्षार बनाएगा, NaOH। आप लोग ध्यान रखिएगा। लेकिन अधातु के ऑक्साइड जब जल के साथ अभिक्रिया करेगा तो अम्ल बनाएगा। जैसे यहां पर देख लीजिए, SO2 प्लस H2O से क्या बन गया? H2SO3 बन गया। SO2 कहने का मतलब सल्फर डाइऑक्साइड, यानी कि जब सल्फर डाइऑक्साइड को जल के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो सल्फ्यूरस एसिड बनेगा, H2SO3 बनेगा। आप लोग ध्यान रखिएगा। तो तीन अंतर आप लोग यहां पर अच्छे तरीके से समझ गए। तीसरा अंतर हम आपको बताए कि धातु के ऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके क्षार बनाते हैं लेकिन अधातु के ऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके अम्ल बनाते हैं। अब चलिए चौथा अंतर हम लोग देख लेते हैं। तो चौथा अंतर कह रहा है कि धातुएं जल से अभिक्रिया करके धातु के ऑक्साइड या हाइड्रो ऑक्साइड बनाते हैं, यानी कि धातु जब जल के साथ अभिक्रिया करता है तो धातु के ऑक्साइड या फिर हाइड्रो ऑक्साइड बनाता है। जैसे यहां पर एग्जांपल दिया गया है, आप लोग देख लीजिए, Fe प्लस H2O। Fe मतलब लोहा जब जल के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा? फेरस ऑक्साइड बनाएगा। ध्यान रखिएगा, यानी कि आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड Fe3O4। फॉर्मूला आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। तो कह रहा है कि धातु जब जल के साथ अभिक्रिया करेगा तो धातु के ऑक्साइड बनाएगा, यानी कि आयरन जब जल के साथ अभिक्रिया कर गया तो आयरन ऑक्साइड बनाएगा। तो इसी चीज को बोला जा रहा है कि धातु जल के साथ अभिक्रिया करेगा तो धातु के ऑक्साइड बनाएगा। अगर एल्युमिनियम जल के साथ अभिक्रिया करे तो एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाएगा। जिंक अगर अभिक्रिया करे तो जिंक ऑक्साइड बनाएगा। इस प्रकार से चाहे कोई भी धातु रहे, अगर जल के साथ अभिक्रिया करता है तो उसका ऑक्साइड बना लेगा। लेकिन जो अधातु होता है यह जल से अभिक्रिया ही नहीं करता है। आप लोग ध्यान रखिएगा, धातु जल से अभिक्रिया करके धातु के ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड बनाएगा, लेकिन अधातु जल से अभिक्रिया ही नहीं करता है। अब चलिए,
पांचवा और सबसे अंतिम अंतर आप लोग ध्यान रखिएगा कि धातु प्रायः अम्ल से अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। धातु जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण बनाता है और हाइड्रोजन गैस बनाता है। जैसे यहां पर एग्जांपल दिया गया है, आप लोग देख लीजिए। जिंक प्लस H2SO4 यानी कि Zn प्लस H2SO4 यानी कि जिंक को जब हम लोग सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो ZnSO4 बन जाएगा। ध्यान रखिएगा, ZnSO4 बन जाएगा और प्लस में हाइड्रोजन गैस यहां पर निकल रहा है, यानी कि जिंक सल्फेट बन गया और प्लस में हाइड्रोजन गैस। और यह जो जिंक सल्फेट है यह क्या है, तो एक प्रकार का लवण है। तो इसी चीज को बोल रहा है कि धातु जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण बनाता है और हाइड्रोजन गैस बनाता है। तो देख लीजिए यहां पर ZnSO4 लवण बना दिया और साथ में हाइड्रोजन गैस हो गया। लेकिन अधातु की तरफ लिखेंगे कि अधातु अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस नहीं बनाता है। जैसे कार्बन प्लस H2SO4, C प्लस H2SO4 यदि हम लोग अभिक्रिया कराएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाएगा, उसके बाद SO2 बनाएगा यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड बनाएगा और प्लस में जल बनाएगा, यानी कि यहां पर हाइड्रोजन गैस नहीं बनेगा। ठीक है, तो यदि धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया कर रहा है तो धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो हाइड्रोजन गैस बनाएगा, लेकिन अधातु जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो यह हाइड्रोजन गैस नहीं बनाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि धातु और अधातु में अंतर आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। चलिए एक बार फिर से हम लोग रिपीट करते हैं, आप लोग ध्यान से समझिएगा। रासायनिक गुण के आधार पर अंतर हम आपको सबसे पहला नंबर बताए कि यह विद्युत धनात्मक होते हैं लेकिन अधातु विद्युत ऋणात्मक होते हैं। उसके बाद दूसरा बताए कि धातु के ऑक्साइड प्रायः क्षारीय होते हैं लेकिन अधातु के ऑक्साइड प्रायः अम्लीय होते हैं। उसके बाद अगला बताए कि धातु के ऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके क्षार बनाते हैं लेकिन अधातु के ऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके अम्ल बनाते हैं। उसके बाद अगला बताए कि धातु जल से अभिक्रिया कर धातु के ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड बनाते हैं लेकिन अधातु जल के साथ अभिक्रिया ही नहीं करता है। और उसके बाद पांचवा अंतर बताए कि धातु प्रायः अम्ल से अभिक्रिया कर लवण और हाइड्रोजन गैस बनाता है लेकिन अधातु अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस नहीं बनाता है। तो अब हम उम्मीद करते हैं कि यदि आपके परीक्षा में धातु और अधातु में अंतर पूछा जाएगा तो आप लोग बड़े आराम से बना लेंगे, बड़े आराम से लिखेंगे। और यह गारंटी है कि जब आप लोग इस प्रकार से सही सही लिख देंगे तो 5 में से आधा नंबर भी आपका नहीं कटेगा, यानी कि 5 का 5 पूरा मिलेगा। तो उम्मीद करते हैं कि धातु और अधातु में अंतर आप लोग समझ गए होंगे। अब चलिए आगे यहाँ पर कुछ रिएक्शन हम आपको बताते हैं जो ऑलरेडी ऊपर में हम आपको बता चुके हैं, लेकिन यहाँ पर अलग से हम रिएक्शन लिख करके आपको बता रहे हैं ताकि एक बार फिर से आपको ध्यान में आ जाए और आप इसे ना भूलें, क्योंकि यह चीज बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। जैसे हम आपको ऊपर में बताए थे कि वाष्प के साथ आयरन की अभिक्रिया, क्या बताए थे, वाष्प के साथ आयरन की अभिक्रिया, यानी कि जब जल वाष्प के साथ आयरन की अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बन जाएगा, आयरन ऑक्साइड बनेगा। जैसे देख लीजिए यहाँ पर जो यह वाला रिएक्शन है इसमें आप लोग देखिए Fe प्लस H2O, H2O यहाँ पर जल नहीं है बल्कि जल वाष्प है। तो जब आयरन का अभिक्रिया जल वाष्प के साथ कराएंगे तो Fe3O4 बनेगा, यहाँ पर देख लीजिए। तो और यह जो Fe3O4 है इसको बोलते हैं आयरन ऑक्साइड और प्लस में हाइड्रोजन गैस निकलेगा। उसके बाद दूसरा नंबर देख लीजिए, जल के साथ कैल्शियम को हम लोग मिला रहे हैं यानी कि Ca प्लस H2O, तो क्या बन जाएगा, CaOH का (2) बन जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस में हाइड्रोजन गैस और प्लस में उष्मा निकलेगा। यह वाला जो अभिक्रिया है दूसरा वाला, इसको आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। CaOH का (2) जिसको चूने का पानी बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद अगला है कि जल के साथ पोटेशियम को यदि मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा। जल के साथ पोटेशियम, हम आपको बोले थे कि कभी भी सोडियम पोटेशियम ये सब को जल के साथ नहीं मिलाना चाहिए, क्योंकि सोडियम पोटेशियम ये सब को किरोसिन तेल में डुबा करके रखा जाता है। यदि खुले में रखेंगे तो आग पकड़ लेगा। तो देखिए कह रहा है कि यदि K प्लस H2O, यदि पोटेशियम को जल के साथ मिलाएंगे तो क्या बनेगा, KOH बनेगा, यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और प्लस में हाइड्रोजन गैस और प्लस में उष्मा निकलेगा। उसी प्रकार से अगला है कि जल के साथ एल्युमिनियम को हम लोग मिला रहे हैं, जैसे Al प्लस H2O, यहाँ पर H2O जो है यह जल वाष्प है, ना कि जल है, ध्यान रखिएगा। तो जल वाष्प के साथ यदि हम लोग एल्युमिनियम को मिलाएंगे तो Al2O3 बनेगा, यानी कि एल्युमिनियम ऑक्साइड बनेगा और प्लस में हाइड्रोजन गैस निकलेगा। यह जितने सारे भी अभिक्रिया हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं इसमें से 1-2 जरूर आपके परीक्षा में पूछा जाएगा, इसलिए हम अलग से लिख करके आपको बता रहे हैं। उसके बाद है जल के साथ सोडियम की अभिक्रिया। हम आपको बताए कि
कि जब जल के साथ सोडियम रहेगा तो उसमें आग लग जाएगा, वह कभी नहीं रह सकता है क्योंकि सोडियम को हमेशा केरोसिन तेल में डुबा करके रखा जाता है। तो Na+H2O तो क्या बन जाएगा, NaOH बन जाएगा, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, प्लस में हाइड्रोजन गैस निकलेगा, लेकिन उष्मा बहुत ज़्यादा निकलेगा, आप लोग ध्यान रखिएगा। और यह उष्मा इतना ज़्यादा निकलेगा कि यह हाइड्रोजन गैस को जला देगा, हम आपको ऊपर में बता चुके हैं। चलिए उसके बाद ऑक्सीजन के साथ कॉपर की अभिक्रिया, यानी कि Cu+O2, तो CuO प्लस में H2 गैस निकलेगा, यहाँ पर H2 छूट गया है, ध्यान रखिएगा। तो CuO प्लस में H2, CuO कहने का मतलब कॉपर ऑक्साइड, आप लोग ध्यान रखिएगा। हम नाम बताते चलते हैं, जहां पर भी रिएक्शन आता है हम आपको एक एक चीज का नाम बताते हैं ताकि आपको एक बार में याद हो जाए। चलिए उसके बाद है ऑक्सीजन के साथ एल्युमिनियम की अभिक्रिया, Al+O2, Al+O2 क्या बन जाएगा, Al2O3 बन जाएगा। और यह जो Al2O3 है एल्युमिनियम ऑक्साइड है, ध्यान रखिएगा। यानी कि जब धातु को ऑक्सीजन के साथ मिलाएंगे तो धातु के ऑक्साइड बनेगा। अभी हम आपको ऊपर में बताए तो एल्युमिनियम एक धातु है और इसको यदि हम लोग ऑक्सीजन के साथ मिलाएंगे तो एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाएगा। उसी प्रकार से आयरन के साथ अम्ल की अभिक्रिया कराते हैं, जैसे Fe+H2SO4, यानी कि लोहे के साथ हम लोग सल्फ्यूरिक अम्ल को अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बन जाएगा, FeSO4 बन जाएगा और प्लस में हाइड्रोजन गैस निकलेगा। FeSO4 कहने का मतलब फेरस सल्फेट होता है। कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ देता है फेरस सल्फेट का अणुसूत्र क्या होता है, लिखिए। यदि आप लोग नहीं जानेंगे तो छूट जाएगा, एक नंबर आपका मिस हो जाएगा, इसलिए आपको हम नाम भी बताते चलते हैं ताकि एक नंबर भी ना छूटे। तो Fe+H2SO4 FeSO4+H2 हो जाएगा। अब उसके बाद अगला नंबर कह रहा है कि ऑक्सीजन के साथ सल्फर की अभिक्रिया, यानी कि S+O2 SO2 बन जाएगा, यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा। यानी कि अगर इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि यदि ऑक्सीजन के साथ सल्फर की अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, तो सीधे आपको बताना है सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा। उसी प्रकार से अगला नंबर कह रहा है कि एल्युमिनियम ऑक्साइड के साथ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया, यानी कि HCl+Al2O3, यानी कि एल्युमिनियम ऑक्साइड के साथ HCl की अभिक्रिया कराएंगे तो AlCl3 बनेगा, यानी कि एल्युमिनियम ऑक्साइड बनेगा और प्लस में जल बनेगा। उसी प्रकार से अगला नंबर प्रश्न कह रहा है कि एक धातु का नाम बताइए जो हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील होता है। हम आपको बताए थे कि जो ऊपर में रहता है वह ज्यादा क्रियाशील होता है और जो नीचे रहता है वह कम क्रियाशील होता है। तो कह रहा है कि हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील धातु कौन है, तो हाइड्रोजन के ऊपर कौन रहता है, लिथियम रहता है, Li, इसलिए इसका जवाब क्या हो जाएगा, लिथियम हो जाएगा। अब कह रहा है अगला नंबर प्रश्न, और उसके बाद एक प्रश्न हम होमवर्क में देंगे जिसका जवाब नीचे कमेंट में आपको बताना है। चलिए प्रश्न कह रहा है कि कॉपर से नीचे क्रियाशील धातु का नाम बताएं, यानी कि कॉपर से नीचे तो कॉपर के नीचे कौन कौन होता है, Au होता है, Ag होता है, Pt होता है, Hg होता है, यानी कि सोना होता है, चांदी होता है, प्लेटिनम होता है, पारा होता है। इस प्रकार से यह चारों जो तत्व हैं यह कॉपर से नीचे होते हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा। अब चलिए यहाँ पर एक प्रश्न है जिसका जवाब आपको अभी अभी नीचे कमेंट में बताना है, लाइव चैट में नहीं, कमेंट में बताना है, ध्यान रखिएगा। कह रहा है कि एक धातु का नाम बताएं जो स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसका जवाब आप लोग जल्दी से नीचे कमेंट में बताइए कि एक वैसे धातु का नाम जो स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। तो चलिए यहाँ पर जल्दी से इसका जवाब आप लोग नीचे कमेंट में बताइए। और आज के इस वीडियो में यहीं पर आपका समाप्त होता है। इसके आगे जितने भी सारे शेष प्रश्न बच गए हैं, सारे प्रश्न को हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। अगले क्लास में हम आपको क्या बताने वाले हैं इसको आप लोग ध्यान से देख लीजिए। अगले क्लास में हम आपको बताएंगे कि जब धातु और अधातु आपस में अभिक्रिया करते हैं तो इसके फलस्वरूप बने यौगिक को आयनिक यौगिक कहते हैं। यानी कि अगले क्लास में हम आपको आयनिक यौगिक के बारे में बताएंगे और आयनिक यौगिक के गुण धर्म के बारे में बताएंगे, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो फिलहाल आज का क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हम आपको आज बताए जो कि आपके परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण था। तो उम्मीद करते हैं कि आज का यह क्लास आपको भली भांति समझ में आ गया होगा, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर दिक्कत है तो आप हमसे नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं, लेकिन अगर आपको समझ में आ गया है तो आप लोग जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिए, और जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे के भी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।